नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे, जो सीटेट के 8 फरवरी जो कि डेट जो निर्धारित की गई है उस एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये पेपर 1 और पेपर 2 जो है दोनों आधारित है क्वेश्चंस, तो आपके लिए ये दोनों जो है पेपर इससे कवर हो जाएगा और ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं सब चीज़ें आपको जो है टॉपिक टू टॉपिक वाइज जो है पेपर्स के क्वेश्चंस कराता रहूँगा, है ना। तो और मैं यह भी बताता रहूँगा कि किन क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स आपके पास होने की जो है एकमात्र जो है तरीका होगा। ध्यान रहे, आप जो है दूसरे स्टेट के भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसलिए टारगेट को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का कोशिश करिएगा। कई बार जो है कुछ बच्चे सोचते हैं कि अरे मुझे तो 82 नंबर लाना है, इसलिए तो फिर क्या होता है 82 नंबर आता है और आप जो है दूसरे स्टेट का जब फॉर्म भरते हैं या कोई ऐसी वैकेंसी आ जाती है जो आप लगता है कि अरे यार दूसरे स्टेट का फॉर्म, अब वहाँ पे एक तो क्राइटेरिया 90 का है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट कम से कम 100 नंबर लाने का प्रयास करने हैं। और अगर आपने मेरे पेपर डेली लगाए, आपको जितने भी थ्योरीज मैं करा रहा हूँ उन सभी थ्योरीज को आपने किया ईमानदारी से, है ना, मेरे बताए हुए तरीके से आपने चले, तो मैं आपको ज़्यादा बढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 120 प्लस जो है आपका नंबर जो है 100% आएंगे। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चंस देखते हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस पेपर 1 पेपर 2 के लिए वैलिड है, तो ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 50 लाइक्स का टारगेट है, लाइक मोटिवेशन के लिए है। हम आपके लिए इसी प्रकार से डेली पेपर्स लेकर के आते रहेंगे। चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से झटपट से जो है क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति या बच्चा पहली बार जो है सीटेट का एग्ज़ाम दे रहा है, वो बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ें, सरल भाषा में पढ़ें। और अगर इसमें भी कोई बात है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट करिएगा। मैं 100% आपकी पूरी कंप्लीट मदद करूंगा। ठीक है, जो पेरेंट्स हैं, कुछ लोगों की तो हो सकता है माता पिता ही तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत सालों से जो है जॉब में होंगे और वो जो है सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगा, आप लोग एक बार कमेंट ज़रूर करना कि मैं जो है अपनी जॉब में हूँ और मैं जो है सीटेट के जो है एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ, तो मैं सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, मेरे से जो हो सकता है मैं आपको दूंगा। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आप जो है सिर्फ केवल मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा सरल भाषा में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में, मतलब निचली कक्षा का मतलब होता है प्राथमिक कक्षा में, टीचर जो शिक्षण की जो है खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो निचली कक्षाओं में अक्सर आपने देखा होगा ना, प्री स्कूल में या क्लास 1 क्लास 2 में टीचर हमेशा एक्टिविटी बेस्ड जो है लर्निंग कराते हैं, खेल खेल में जो है सिखाने का प्रयास करते हैं, ऐसी शिक्षण विधियां अपनाते हैं जिससे बच्चे सीखे। तो ये खेल आधारित क्या मतलब होता है, तो इसका जो आधारित होता है, खेल पद्धति जो है आधार होता है सीखने का, वो है यहाँ पे शारीरिक जो है शिक्षा कार्यक्रम सिद्धांतों पर आधारित है या फिर शिक्षण पद्धति के विकास पर आधारित है। ये खेल पद्धति जो है ये बच्चे के विकास और वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, खेल विधि से क्या होता है, एक बच्चे का एक तो शारीरिक विकास होता है, उसके बाद बौद्धिक विकास भी जो है अच्छा होता है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या जो है समकक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ाता है। अब सांस्कृतिक संवेदनशीलता क्या होता है भाई, हम लोग एक दूसरे के पास उठते बैठते हैं ना, तो ये सांस्कृतिक संवेदनशीलता है कि भाई कोई हमें दिवाली की भी जो है दिवाली की जो है शुभकामनाएं दे रहा है, और हम किसी किसी व्यक्ति है कि हम ईद में शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो ये सांस्कृतिक, एक दूसरे की संस्कृति का जो है समझ रखना और एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना, ये इसीलिए होता है। ये सांस्कृतिक संवेदनशीलता अपने बच्चों में हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि नहीं देना है ना, तो सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है। आले आ देखते हैं, तो विभिन्न संस्कृतियों के अनुरूप गतिविधियों का आयोजन करना। तो भाई विधि, जब हम क्लास में स्कूल में विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल हम गतिविधियां कराते हैं, तो एक दूसरे के प्रति संस्कृति को लेकर के सम्मान बढ़ता है और संवेदनशीलता जागती है। ये बात बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को उनकी संस्कृतियों के अनुभवों को साझा, हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति के बारे में बताने का मौका देना चाहिए।
भाई जैसे भगवान हम दिवाली क्यों मनाते हैं, इस संबंध में बच्चा जो है कुछ बच्चों को जो है अपना गाइड करेगा कि हम लोग जो है इस दिन हमारे भगवान राम जो है अयोध्या वापस लौट के आए थे, रावण को जो है वध किया था। इस तरीके से जो है बच्चे कहानी सुनाएंगे। इसी तरीके से दूसरे पक्ष में जो है इसी तरीके से कहानियाँ सुनाएंगे, है ना, दूसरे धर्म दूसरे संस्कृति के लोग। तो ये सांस्कृतिक जो है अनुभवों को साझा करने का मौका देता है, और इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर भावनात्मक जो है, बच्चों के अंदर एक दूसरे के प्रति समझ डेवलप होती है। केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मनाना, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि केवल कुछ ऐसी संस्कृतियां जिनके त्यौहार मनाना, ये इससे क्या होता है, सांस्कृतिक संवेदनशीलता बढ़ती है। तो यही बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। हर विद्यार्थी की विविध जो है पृष्ठभूमि को स्वीकारना और उसका सम्मान देना। तो भैया जब हम विविधताओं का सम्मान करेंगे, स्वीकार करेंगे, तभी तो हम सांस्कृतिक संवेदनशीलता की बात करेंगे। तो यहाँ पे केवल जो है आंसर सी जो है वो गलत होगा, बाकी यहाँ पे सभी सही हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर, जो है कोहलबर्ग का है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जितने लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, इस जो है मनोवैज्ञानिक के बारे में अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। इसके नोट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न बना रहता है। ठीक है, मैं वैसे बता रहा हूँ। दूसरी बात है, नोट्स बनाइए। मैंने कोहलबर्ग का टॉपिक कंप्लीट किया है, यकीन मानिए इससे बेहतर आपको पूरे इंटरनेट में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पूरे इंटरनेट में आपको ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे जिन पॉइंट्स को एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण दृष्टि से मैंने बना के दिया है। तो आप अच्छे से मन लगा के उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उन पॉइंट्स को देख सकते हैं और उसका नोट्स बना सकते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं जो है आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर के कोहलबर्ग का जो है जो भी सिद्धांत है उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास के सिद्धांत, किस चरण में बच्चा जो है व्यक्ति नियमों का पालन करता है, लेकिन यदि वे सामान्य भलाई के लिए काम नहीं करते तो उन्हें बदलने के लिए भी तैयार रहता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक बच्चा जो है नियमों को, सामाजिक नियमों को बदलने के लिए तैयार रहता है, अगर भाई समाज के जो नियम है ना, कानून है, उनका पालन करता है, लेकिन अगर उसे लगता है कि ये नियम कानून सही नहीं है तो उसे बदलने के लिए भी तैयार रहता है। तो ये संबंध है सामाजिक जो है अनुबंध। तो यहां पे आंसर है पारंपरिक स्तर पर। आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसे कहते हैं कन्वेंशनल लेवल। क्या है? कन्वेंशनल लेवल। और ये जो है सेकेंड नंबर का जो है चरण है। यहां पे हमें पता होना चाहिए कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के संबंध में 3 चरण दिए थे। नैतिक विकास में 3 चरण दिए थे, और इन 3 चरणों में प्रत्येक चरण के 2 उपचरण हैं। ठीक है, इन सभी चरणों को आपको तैयार करते हुए चलना है। फिलहाल आंसर यहाँ पे कन्वेंशनल लेवल है, जहाँ पे सामाजिक जो है वो बच्चा जो होता है वो सामान्य भलाई के लिए जो है, अगर वो जो है सामान्य भलाई के लिए ठीक नहीं है तो उन्हें जो है ऐसे नियमों को वो बदलने के लिए भी तैयार रहते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे बी, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास जो है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट जो है, मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? कई बार हम लोग कहते हैं ना, ये बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा है, इसका बौद्धिक समझ बहुत अच्छी है, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड कर लेता है, समझ लेता है। तो यहाँ डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट का जो संबंध है वो एक बच्चे के बौद्धिक विकास से है, संवेगात्मक विकास से है ना, यहाँ पे सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से है। तो यहाँ पे आंसर हो गया, इसकी जो समझ है ये मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। संज्ञान का मतलब होता है बौद्धिक विकास। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उन बच्चों में अकादमिक जो है प्रदर्शन, बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है। ये सीटेट में 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़ करके समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपर्युक्त तर्क जो है मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है? तो देखिए, यहाँ पे वंचित परिवेश को छोड़ करके समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं, तो इसका संबंध है, वंचित परिवेश का मतलब होता है हेरिडिटी, और यहाँ पे समृद्ध परिवेश का मतलब होता है इन्वायरमेंट। यहाँ पे हम जो आंसर होगा वो आनुवांशिकता बनाम पर्यावरण से संबंधित है। आंसर हो गया ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्रियात्मक जो है अनुसंधान जिसे कहते हैं एक्शन रिसर्च का मूल उद्देश्य क्या होता है? भाई रिसर्च एक शब्द दिया गया है, यहाँ पे मतलब होता है खोज। रिसर्च का मतलब ही है खोज करना। अब यहाँ खोज, अब बच्चों के संदर्भ में खोज क्रियाएं किस तरीके के काम करती हैं? तो ये जो होता है ये बच्चे की नवीन खोज पर आधारित होता है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर जो है खोज जो है रिसर्च के प्रति जो है जागरूक, मतलब बच्चों के अंदर रिसर्च के प्रति जो है हमें क्षमता का विकास करना होता है ना, खोज परख बनाना होता है। ये बात तो ये समझ गए होंगे। शैक्षिक जो है परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, तो बच्चों के अंदर विज्ञान की जो समझ होती है उसका जो है मूल उद्देश्य होता है डेवलप करना। विद्यालय तथा कक्षा की जो है शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, तो ये भी यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन 6 का डी होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य ये तीनों चीज़ों का जो है विकास करना होता है यहाँ पे। अब हमें जो है कथन को पढ़ना है, और ये कथन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको पूरे सीटेट में 3 से 4 देखने को मिलेंगे, मतलब सीडीपी के पोर्शन में देखने को मिलेंगे। तो अभिकथन है, इससे रिलेटेड मैंने पूरा एक कंप्लीट वीडियो दिया है जहां पे अभिकथन और कारण के ही केवल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उनको अगर आपने तैयार कर लिया हो तो आप बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप देख लीजिए जाकर के मेरे प्लेलिस्ट पे। जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते। तो जब हम बच्चों को हम एक ही बचपन को एक ही श्रेणी में देखते हैं कि जेंडर, जातीय, सामाजिक वर्ग सभी में जो है अगर हम एक ही रूप में देखेंगे तो सामाजिक, क्योंकि भाई बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक जो है अंतः क्रिया का परिणाम होता है, ये बात। और जब हम केवल एक ही चीज़ को देखेंगे तो भाई ये ऑब्वियसली कि हम सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर को खो देंगे। तो ये कथन यहाँ पे अभिकथन जो दिया गया है ये सही है। अब हमें इसका कारण देखना है, तो बचपन एक जो है सामाजिक संकल्पना है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि बचपन जो है एक सामाजिक संकल्पना है, एक सांस्कृतिक संकल्पना है, और ये जो है यहाँ पे दोनों ही सही है और इसकी व्याख्या भी कर पा रहा है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, निम्न में से कौन सा जो कारक है जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? तो जीन पियाजे जिन्होंने गतिविधि आधारित जो है सिद्धांत दिया था कि बच्चे जो है गतिविधियों से सीखते हैं, संतुलीकरण जहाँ पे जो है आत्मसातीकरण, समायोजन के बीच में संतुलीकरण के माध्यम से बच्चा सीखता है, जैविक परिपक्वता जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होगा बढ़ेगा उसकी बौद्धिक क्षमताएं भी बढ़ेंगी, पर यहाँ पे सांस्कृतिक जो उपकरण दिया गया है ये जो कारक जीन पियाजे से संबंधित नहीं है बल्कि ये वाइगोत्स्की से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। जो बच्चा बहुत स्लो है, बहुत धीमी गति से जो है पढ़ाई करता है, सीखता है, उसकी क्षमता सीखने की बहुत स्लो है ना, जब तक 10 बार उसको एक चीज़ टॉपिक को पढ़ाना दो तब तक वो याद नहीं कर पाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो तकनीक होता है वो होता है अभ्यास का नियम। ठीक है, अब अभ्यास का नियम जो है किसने दिया था? तो अभ्यास का नियम दिया है थॉर्नडाइक ने। तो इसके लिए सबसे उपयोगी जो सिद्धांत है वो है थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा निरंतर डेली अभ्यास करता है, फिर वो गलतियां करेगा, फिर डेली अभ्यास करेगा, गलतियां करेगा, तो निरंतर अभ्यास से उसकी जो सीखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो अक्सर हमसे कहते नहीं थे माता पिता की रिवीजन करो, रोज रिवीजन करो। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया फिर अगले पेपर के समय ही पढ़ने बैठे। रिवीजन करोगे, रिवीजन करते 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 आप जो है उस टॉपिक को अच्छे तरीके से याद कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और है, हो सकता है आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि अभ्यास का नियम, यहाँ पे थॉर्नडाइक का नाम। तो थॉर्नडाइक का जो ये सिद्धांत है ये 3 चीज़ों पे टिका हुआ है। एक तो अभ्यास पर टिका हुआ है, ये बात याद रखना। तो सीखने की जो क्षमता है वो अभ्यास पे टिकी हुई है। उसके बाद प्रभाव पर टिकी हुई है कि आप जो है किसी चीज़ के प्रभाव में आकर के सीखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको पेरेंट्स ने कहा अगर इस बार अच्छे नंबर आए तो मैं तुम्हें साइकिल खरीद के दूंगा, तो बच्चा इस चीज़ के प्रभाव में आकर के बेहतर जो है सीखने का प्रयास कर रहा है ना। तो यहाँ पे एक प्रभाव के नियम हो गया। दूसरा हो गया तत्परता। तत्परता, किसी चीज़ में आप
तत्परता दिखा करके जो है अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। मतलब यहाँ पे तत्परता का मतलब होता है सीधा सीधा आप उस कार्य में कितना रुचि, इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर आपके इंटरेस्ट की चीज़ है तो आपकी सीखने की जो गति है वो तेज हो जाएगी। अगर आपके इंटरेस्ट का नहीं है तो सीखने की गति हमेशा धीमी होगी। तो इन 3 चीज़ों पे अभ्यास, प्रभाव और तत्परता पे जो है एक बच्चे का जो है जो सीखने की गति जो है प्रभावित होती रहती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें आपको नोट कर लेना चाहिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको यही कहूँगा कि थॉर्नडाइक का जो नियम है, मैंने बाकायदा एक प्रॉपर वीडियो दिया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी वाली से प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे थॉर्नडाइक दिया हो, तुरंत जो है उसको देखिए, आप उसका नोट्स बनाइए, आपके लिए पूरा कंप्लीट जो है टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने 3 जो है आपको बताए, वाइगोस्की भी आप पढ़ सकते हैं, पियाजे भी पढ़ सकते हैं और थॉर्नडाइक वाला जो सिद्धांत है वो भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको आगे जो है वीडियो दूंगा, लेकिन आप में से कई लोगों को जल्दीबाजी होती कि भैया मैं जल्दी आज ही पढ़ लूँ, 4-5 दिन में सिलेबस कवर कर लूँ, तो नोट्स बनाने की जल्दी होती है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव जो है एजुकेशन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब होता है यहाँ रट्टा मारने पर बल देना नहीं होता। यहाँ पे जो है सख्त जो है मानदंड, मतलब सिलेबस का सख्त रूप से पालन करना नहीं होता है ना। यहाँ पे एक शिक्षण का तरीका है जो कक्षा में प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया का अधिक उपयोग पर बल देता नहीं। प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है, यहाँ पे ये शिक्षा का एक ऐसा दृष्टिकोण है जहाँ पे बच्चे का व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दिया जाता है और ये छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर दिया जाता है और यहाँ पे बच्चों को स्वयं से गतिविधियाँ कराई जाती हैं, ये सभी होती हैं, है ना। अब यहाँ पे बच्चे के अंदर मूर्त और अमूर्त जो है क्षमता का विकास होता है, सोचने की क्षमता का विकास होता है। बहुत सारे यहाँ पे बच्चे का जो है अपसारी चिंतन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, इन यहाँ पे बच्चा जो है तर्क करना जो है सिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें प्रगतिशील शिक्षा का उदाहरण हम जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का जो चिंतन जो है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप जानते हैं कि जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसके तहत 4 चरण दिए थे और प्रत्येक चरण की अपनी जो है कुछ जो है क्वालिटीज़ होती हैं, गुण होते हैं और हर चरण में बच्चा जो है अलग प्रकार की जो है मतलब जो है गुणों को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हर प्रत्येक चरण में बच्चा डिफरेंट टाइप के गुणों का, और ये सब गुण जो है गुणात्मक रूप से वयस्कों से अपेक्षा अलग होते हैं। क्योंकि पहले चरण में जैसे हम अगर बात करें तो यहाँ पे बच्चा जो है सेंसेस के द्वारा जो है सेंस के द्वारा जो है चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा जो है अभी मूर्त रूप जो है हासिल नहीं करता, यहाँ पे बच्चा मूर्त जो है रूप से सीखने का प्रयोग करता है, यहाँ पे बच्चा अमूर्त रूप से सीखने का प्रयोग करता है। इस तरीके से हम चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, आपको पियाजे वाला वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मैं आपको जो है आपको वीडियो में फिर से करा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन से एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों के विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है? विश्लेषण कौशल मतलब होता है यहाँ पे ऐसे प्रश्न पूछना जहाँ पे बच्चे का सोचने का जो है जहाँ पे बच्चा क्वेश्चंस को सुन करके सोचे। ठीक है, तो स्तनपायी की परिभाषा क्या है? यहाँ पे सोचना क्या है? ये तो रटने वाला है, याद कर लिया, पढ़ा दिया। आप ऐसे कैसे जान पाए? अगर आपने पूछा मान लीजिए एक बच्चे से स्तनपायी की परिभाषा दे और मान लीजिए एक आंसर बता भी दिया, तो इससे क्या साबित हो जाता है कि बच्चा विश्लेषणात्मक है या बच्चे के अंदर जो है सोचने की क्षमता है? हो सकता है वो घर से रट के लाया हो। यहाँ पे व्याख्या करना वही चीज़ है, रटना। इन स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है? तो ये यहाँ पे जो कैसे शब्द दिया गया है ये बच्चे के अपसारी सोच को बढ़ाता है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ये प्रश्न होता है बच्चे के विश्लेषण कौशल को बढ़ाता है। ये बच्चा जो है गहन समझ और तर्क की क्षमता का विकास होता है। इस तरीके के जो प्रश्न पूछते हैं बच्चे के अंदर गहन क्षमता, गहन समझ को बढ़ाते हैं और तर्क करने की क्षमता को भी दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो है विकास का सिद्धांत है? तो देखिए ये विकास का सिद्धांत है। यहाँ पे विकास सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, तो ये यहाँ पे गलत है। विकास की जो सभी प्रक्रियाएं हैं वो एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। यहाँ पे विकास की सभी प्रक्रियाएं का क्या मतलब होता है? यहाँ पे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जो है भावनात्मक विकास, नैतिक विकास, ये सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये व्यक्ति के जो डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। ऐसा नहीं है अगर बच्चा भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ
तो उसका विकास जो है संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होगा। अगर बच्चा नैतिक नहीं हुआ तो भी विकास की जो है प्रक्रियाएं प्रभावित होंगी। तो यहाँ पे ये संबंधित है। सभी का विकास दर समान नहीं होता है। ठीक है, सभी का विकास दर सामान्य नहीं होता है। विकास हमेशा रेखीय नहीं होता। तो देखिए, विकास रेखीय गति से नहीं होता, इसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो देखिए, विकास का जो सिद्धांत है ये निरंतरता के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब व्यक्ति का जो है गर्भ से शुरू होती है और उसके कब्र तक चलती रहती है। ठीक है, आंसर हो गया यहाँ पे डी। कैरोल गिलिगन, एक नाम तो ये दिमाग में बैठा रखना, और ये नाम तब आएगा जब कोहलबर्ग का आएगा। तो कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसके तहत इन्होंने 3 चरण दिए थे। प्रत्येक चरण के 2 उपचरण हैं। इस तरीके से 3 चरण और जो है 6 उसकी अवस्थाएं बताई हैं। यह बात समझ गए। इसकी आलोचना जो है गिलिगन ने इनके सिद्धांत की थी, किस संदर्भ में की थी, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसके तहत इन्होंने बताया था कि भाई बच्चों में नैतिकता का विकास किस रूप में होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जो है इन्होंने कंप्लीट बात बताई। लेकिन गिलिगन ने इन्होंने जो बात कही वो ये कही कि इन्होंने तर्क दिया कि यह सिद्धांत पुरुषों के पक्ष में जो है पक्षपाती है, क्योंकि कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत के तहत उदाहरण लिए, लोगों के उदाहरण लिए, वो पुरुषों के संदर्भ में ज़्यादा थे। ठीक है, महिलाओं को इन्होंने महत्वपूर्ण ही नहीं माना। लेकिन पुरुष की सोच और महिलाओं की सोच, उनमें नैतिकताओं की सोच अलग अलग होती है। इसलिए यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी, प्राथमिक आलोचना। अगर ये पुरुषों और महिलाओं वाली ऑप्शन ना दिया जाए तो दूसरा ऑप्शन होगा यहाँ पे सांस्कृतिक। सांस्कृतिक, ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक जो है पक्ष को भी इन्होंने पश्चिमी जो है संस्कृति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया और यहाँ पे उसी के जो है आधार दिया, और पूर्व की संस्कृति को आधार नहीं दिया। तो यहाँ पे पश्चिम और पूर्व की संस्कृति में भी जो है पक्षपात आपको देखने को मिलेगा। ये 2 बातें अगर आप याद रखेंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बुद्धि में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो बुद्धि में जो है क्या चीज़ें शामिल होंगी भाई? समस्याओं के नवीन और मौलिक उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता को हम बुद्धि कहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये होता है योग्यताओं का एक समूह होता है जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, कक्षा, ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके पेपर 1 और पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न मैंने सिलेबस आधारित दिए हैं। सारे सिलेबस के टॉपिक्स निकाल लीजिए, अपने दिमाग मतलब अपने दीवार में चिपका लीजिए और हर एक सिलेबस को टिक मार्क करते चलिए कि ये सिलेबस का टॉपिक कवर हो गया, इस सिलेबस के टॉपिक को मैंने कवर कर लिया, मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, अभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे लगाने, ये टॉपिक मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो मैं और टीचर से बात करूँ, मैं उनको मैसेज करूँ, है ना, कमेंट करूँ कि सर मुझे ये वाला टॉपिक कवर कर दीजिए। इस तरीके से आप जब करेंगे तब आपका जो है पढ़ाई, आपके पेपर बहुत अच्छे तरीके से जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षाओं में जो है छात्रों की असफलता से टीचरों को किस प्रकार से निपटना चाहिए? अगर कोई क्लास में बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो हमें जो है इसको कैसे देखना चाहिए? तो यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए, अगर बच्चे असफल हो रहे हैं तो हमें अपनी जो है रणनीतियों को एक बार आलोचनात्मक रूप से परीक्षण करना चाहिए। आलोचनात्मक का मतलब होता है यहाँ पे सही तरीके से देखना कि क्या मैं गलतियाँ कुछ कर रहा हूँ, क्या पढ़ाने में मेरी कुछ गलतियाँ हैं क्या मैं, तो ये आलोचनात्मक जो है क्षमता का विकास अगर टीचर के अंदर, बच्चे के अंदर अपनी समस्याओं को खुद समझना और उनका दूर करने का प्रयास करना, उनका निवारण खुद बनना, तो आलोचनात्मक सोच का होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, तो वो जो होता है उसमें आलोचनात्मक क्षमता नहीं होती। इसलिए बच्चों को शुरुआत से उनको जो है जब भी कोई गलतियां करें तो उनको इस चीज़ के लिए वो होना चाहिए कि हाँ मैंने गलती की है और मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, मैं उस चीज़ को दोबारा नहीं करूँगा। इस तरीके से बच्चे के अंदर होना चाहिए। एक टीचर के अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए, अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचना करे और आलोचनात्मक परीक्षण करे। ठीक है, अनुत्तीर्ण छात्रों को सुधार और अत्यधिक कार्य, ये यहाँ पे कोई भी कार्य जो है महत्वपूर्ण नहीं होगा, बाकी सभी यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए। चिंतन अनिवार्य रूप से एक डॉट 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 गतिविधि है। तो चिंतन जो है अनिवार्य रूप से क्रियात्मक गतिविधि है, भावनात्मक,
संज्ञानात्मक और मनोगति। तो यहाँ पे जो चिंतन होता है ये बौद्धिक कार्य से जुड़ा होता है। व्यक्ति या तो अपसारी सोच चिंतन करेगा या तो अभिसारी चिंतन करेगा, है ना। तो ये सभी चीज़ें होती हैं संज्ञानात्मक गतिविधियाँ। संज्ञानात्मक का मतलब होता है बौद्धिक, बस बौद्धिक गतिविधि। तो ये बौद्धिक गतिविधियों से जुड़ी होती है, बुद्धि के चिंतन, है ना। इस तरीके से चीज़ें आपको देखनी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो देखिए, एक जो व्यक्ति होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो हेरेडिटी और इन्वायरमेंट की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। ये लाइन अगर आपको याद हो गई है तो आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और ये 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है सीटेट में, ठीक है। पेपर 2 के तहत जो है ये क्वेश्चन आया है। तो ये मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति का जो इन्वायरमेंट है और हेरेडिटी के माध्यम से ही व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम देखेंगे। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण जो है आनुवांशिकता होते हैं। भाई व्यक्तिगत ही भिन्नताओं का एकमात्र कारण नहीं है, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का परिणाम है। तो यहाँ पे तुरंत काट देंगे। पर्यावरणीय प्रभाव मानव विकास को पूरी तरीके से आकार देता है। तो पर्यावरणीय कारण, यहाँ आनुवांशिकता और पर्यावरणीय कारण दोनों जो है महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पे जहाँ पे दोनों शब्द आ जाए वहाँ पे तुरंत आंसर लगा दें। आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल परस्पर क्रिया में जो है मानव विकास को प्रभावित करते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर हो गया डी, क्योंकि यहाँ पे हेरिडिटी और पर्यावरण दोनों शब्द यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। आनुवांशिकता का मतलब होता है माता पिता से मिलने वाले गुणों को हम आनुवांशिकीय गुण कहते हैं, ठीक है। अब भाई मान लीजिए माता पिता में कोई शारीरिक कमी है तो वो गुण उसके बच्चों में भी चला जाएगा। कोई शारीरिक अक्षमता है वो भी चली जाएगी। जैसे माता पिता को किसी को डायबिटीज़ है तो बच्चे को भी डायबिटीज़ हो जाएगी। माता पिता के शरीर में कोई मतलब कई एक जो है हमारे यहाँ पड़ोस में रहते हैं तो उनकी जो है 6 उंगलियां हैं। उनके पिता की भी 6 उंगली है, उनके जो है नाना को, उनके मतलब उनके पापा को भी 6 उंगली है, उसके बेटे को भी 6 उंगलियां हैं। तो ये जो अनुवांशिकीय जो है जो चीज़ आपको दिख रही है ना, ये जो है शारीरिक जो है उंगली एक नज़र आ रही है, तो ये उसी आनुवांशिकता के से संबंधित है, ठीक है। अब मान लीजिए शरीर में कोई ऐसी अपंगता है ना, तो वो भी है। अगर मान लीजिए पिता जो है थोड़ा सा बौद्धिक रूप से अक्षम है, पागल अगल टाइप का है, तो हो सकता है बच्चे में भी ये गुण देखने को मिले। तो ये पूरी तरीके से मानव विकास को प्रभावित करते हैं ये दोनों चीज़ें, ठीक है। टीचर जो है शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं। तो टीचर जो है बच्चों में आंतरिक प्रेरणा कैसे, प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। ये मोटिवेशन का मूल अर्थ होता है बाहर या अंदर से दी जाने वाली एक ऊर्जा है, और ये ऊर्जा जो है किसी व्यक्ति या किसी बच्चे की जो है कार्य क्षमता को बढ़ा देती है। आंतरिक मतलब प्रेरणा का मतलब होता है जो अंदर से जो है कार्य क्षमता को बढ़ाए अंदर से। तो यहाँ पे जब कार्य जो है सीखने के आनंद से जुड़ा हो, जब बच्चा उसके रुचि से जुड़ी हो, तो वो आंतरिक रूप से प्रेरित होगा। उसके इंटरेस्ट का था इसलिए उसको ये कार्य करने में आनंदित महसूस होता है, इसलिए वो जो है आंतरिक रूप से प्रेरित है। बाकी सभी जो है गिफ्ट देना, किसी सज़ा को हटाने का प्रलोभन देना कि अगर ये काम कर लोगे तो मैं हटा दूंगा, तो ये सब बाहर से है। नकारात्मक पुनर्वलन दे करके, सकारात्मक पुनर्वलन दे करके, बाहर से जब आप कुछ दोगे कि ये काम कर लो तो मैं तुम्हें टॉफ़ी दूंगा, चॉकलेट दूंगा, तो नकारात्मक हो, ये नहीं किया तो कूट डालेंगे हम, तुमको बता रहे हैं। ऐसा इनाम या पुरस्कार देके मूल अर्थ में यही है गया। ये सभी चीज़ें जो है आंतरिक नहीं है, बाहरी प्रेरणा का उदाहरण है। यहाँ पे जो डी आंसर है वो सीखने का आनंद पैदा करके जो है आप जो है बच्चे की जो है सीखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आंसर ये आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। आंसर यहाँ पे डी सही है। अन्वेषण अधिगम में छात्र, ये एक क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर मिलेगा, और इनफैक्ट पूरे सीटेट में अगर मैं बात करूं तो 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे कहीं ना कहीं भूले बिसरे, ठीक है। अन्वेषण मतलब होता है यहाँ पे बच्चा जो है चीज़ों को देखता है और सीखता है। अन्वेषण द्वारा क्या होता है, बच्चा स्वयं उस चीज़ों को देखेगा, सीखेगा, अपनी समस्याओं को स्वयं मतलब समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करेगा,
खोज परख वाला होगा, इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे जो स्वयं शब्द है यही इसका आंसर है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे बाकी जो है हेर फेर के बाद दुनिया में लगातार नई खोज करते हैं। अन्वेषण क्रिया द्वारा बच्चा स्वयं से जो है सीखने का प्रयास करता है, यही इसका मूल अर्थ है। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, तो जब छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान की जाती है, जब जो है बच्चों की तुलना करते हो तब जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रतिक्रिया सबसे प्रभावी होगी, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। सीखने जब बच्चे को कुछ सिखाया जाता है तो वो गतिविधियाँ उसी के दौरान हो रही हो या उसके पश्चात हो रही हो, है ना, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। लेओ वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार में के बीच क्या संबंध है, इसको ज़रूर नोट कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए लेओ वाइगोस्की ने भाषा और विचार के संबंध में जो अपने कथन दिए थे वो दिए थे, ये इन्होंने माना था कि भाषा और विचारों को आकार देती है, विचार भाषा को आकार देती है, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, और भाषा और विचार जो है विकास की जटिल विनिमय जो है प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पे भाषा और विचार के संबंध में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भाषा विचारों के जो है विकास के लिए एक उपकरण का कार्य करती है। बच्चा जो है अपने जो है विचारों को संगठित करके उन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए इसी भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, तो चाइल्ड सेंटर्ड जो है क्लासरूम क्या होता है, जहां पे बच्चा गतिविधियां करेगा। ठीक है, यहाँ पुरस्कार और दंड दिया जा रहा हो, यहाँ पे व्यक्तिगत आवश्यकताओं, अध्यापन जो है लचीला है, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। अध्यापन केवल पाठ यहाँ पे अध्यापक बच्चों की उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाल केंद्रित जो क्लासरूम होती है उनकी क्षमताओं के आधार पर जो है वर्गीकृत करता है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखिए बाल केंद्रित मतलब यहाँ पे एक सामान्य बच्चा भी पढ़ रहा है, अब पता चला बच्चे को सामान्य बालक, विशिष्ट बालक, अक्षम बालक में जो है वर्गीकृत ना कर पाया और सबको एक जैसी एक्टिविटीज़ करा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे टीचर क्या होता है, उनकी क्षमता के आधार पर जो है वो एक्टिविटीज़ कराता है और सिखाने का प्रयास करता है, यही इसका मूल अर्थ निकलता है। ठीक है, सबसे अधिक जो है गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किस अवस्था में होता है, तो सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण हमको देखने को मिलता है किशोर अवस्था में, क्योंकि ये अवस्था ऐसी होती है जहाँ पे बच्चे के हार्मोनल में चेंज, हार्मोन्स में बहुत आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, एग्रेसिव भी हो जाता है। इसलिए स्टैनली हॉल ने इस अवस्था को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म मतलब जो है तनाव और तूफान की अवस्था का नाम दिया है ना। यहाँ पे बच्चे के हार्मोन चेंज होते हैं, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म अवस्था कहते हैं, ग्रुप्स में जो है दोस्ती यारी वाला फॉर्म होता है, हीरोइज्म वाले भाव होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत संभल के करनी होती है। यहाँ पे गलत जो है गलतियाँ जो है बच्चा बहुत जल्दी कर लेता है, गलत आदतों में पड़ जाता है, इसलिए समाजीकरण होना बहुत ज़रूरी है ना। उसको जो है परिवार में बहुत अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से उसका जो है होना चाहिए कि कौन सी जो है उस पर नज़र भी रखो, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, एक सशक्त जो है विद्यालय अपने टीचरों में निम्नलिखित योग्यता में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देंगे, तो यहाँ पे किस चीज़ को, तो यहाँ पे बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को जो है बढ़ावा देंगे, ना कि उसकी परीक्षण करने के लिए, याद करने की, अनुशासित स्वभाव को सबसे ज़्यादा। यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं,
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अन्वेषण क्रिया द्वारा बच्चा सीखता है, देख के नकल से सीखता है, रचनात्मक प्रयोग द्वारा सीखता है, ठीक है, आलोचनात्मक सोच, आलोचनात्मक चिंतन द्वारा जो है चिंतन की जो है क्षमता को बढ़ाया जाता है। इस तरीके के कुछ जो है भाषाओं को आप याद रखना, ठीक है। निम्न में से कौन जो है बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है? तो यहाँ पे आंसर है 27 का। देखिए, बालक जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन है, बालक बच्चों की जो है प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है, गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन, टीचर पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उतार देता है। ये बाल केंद्रित जो है दर्शाता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी जो है बच्चे यहाँ पे कुछ भी उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है और उसमें बच्चा कुछ ज़्यादा कुछ सीख भी नहीं पा रहा है। यहाँ पे तो सिर्फ केवल नकल कर रहा है। तरल मोजेक मॉडल सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत संबंधित है कैटल से, ये कैटल ने दिया था, ठीक है। लिक्विड एंड क्रिस्टल जो है सिद्धांत है। यहाँ पे तरल जो है सिद्धांत, लिक्विड जो है ये एक बच्चे की ये मतलब अनुवांशिकता से जुड़ा हुआ है। ये अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अनुवांशिकता को कैसी सामाजिक संरचना मानते हैं? तो देखिए, अनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी, और हेरिडिटी माता पिता से मिलने वाले गुण, और ये गुण जो होते हैं ये स्थायी होते हैं, इनमें चेंजेस नहीं होते, तो ये एक स्थिर संरचना है, ठीक है। वातावरण को हम डायनेमिक गतिमान संरचना मानते हैं, तो इसलिए पर्यावरण यहाँ पे गतिमान होगा यह अक्सर, और यहाँ पे स्थिर है, स्टैटिक है, ये अनुवांशिकता से जुड़ा हुआ है। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। तो भाई देखिए, एक हमारा जो समाज है वहाँ पे कई भाषी लोग रहते हैं। हमारे संविधान में भी 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो हमें इसको एक बहुभाषिता को हम संसाधन के रूप में देखेंगे। तो बस इसी शब्द को अगर याद रखें तो आप आंसर देखिए, यहाँ पे चुनौती के रूप में देखना, यहाँ पे एक कारक के रूप में देखना, यहाँ बाधा के रूप में देखना, बल्कि यहाँ पे संसाधन के रूप में देखना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ये जो शब्द होते हैं ना, चुनौती, ये सब निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आते हैं। इन शब्दों को अपना जो है ध्यान लगाइएगा। ये शब्द जो है अगर आपने ध्यान लगा दिया, इन शब्दों को तैयार कर लिया तो बहुत अच्छा है। मैंने टैग वर्ड से रिलेटेड एक वीडियो डाल रखा है, आप जा करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारा कंप्लीट जो है वीडियो समाप्त होता है। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और आज का जो है वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा, 50 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी झटपट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।